ऑन हो गया है। पहले इसको नोट कीजिए आप पॉइंट बाय पॉइंट। डी ब्रॉय बोलना है स्पेल करने के लिए। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है लाइक लाइट दो नेचर का होता है, वेव नेचर का और पार्टिकल नेचर का। अब ये तुमको स्कूल में काम आएगा। स्कूल में जो एग्जाम से पूछेंगे कि व्हाट वाज डी ब्रॉय थ्योरी, क्या था थ्योरी, तो ये लिखना है तुमको। समझ में आ रहा है तो लिख लोगे अपने आप। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इसको बॉक्स में डाल दो। अब ये थ्योरी कहाँ से आया, ये थ्योरी क्या बताता है, इसका क्या एप्लीकेशन है, वी आर गोइंग टू लुक दैट। मैंने क्या किया, दो थ्योरी यूज की, एक प्लैंक्स की थ्योरी यूज की और एक आइंस्टाइन की थ्योरी यूज की। दोनों थ्योरी को यूज करके मिला दिया और मिला के अपना थ्योरी बना दिया, अपना फॉर्मूला बना दिया। हो गया नोट? यस हाँ सर, सर। नोट कर लिया। ठीक है, तो नोट कर लियो। अब देखो कैसे प्रूफ किया। लिखो नेक्स्ट प्रूफ। तो प्रूफ कहाँ से है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया उन्होंने। हाँ बोलो। प्रूफ स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है ना? मतलब स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन तुमको पता तो होना चाहिए ना कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, उसको नोट ही कर लेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि दो थ्योरी, एक आइंस्टाइन का थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मास एनर्जी रिलेशनशिप। ठीक है, वो क्या कहता है कि ई जो है एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। किसी भी चीज का जो एनर्जी होता है उसके मास और उसकी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट, नॉट एनीवन्स। तो मतलब अगर कोई भी चीज लाइट के स्पीड से चलेगा तो उसका मास और उसका एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल होता है, ये उन्होंने बताया आइंस्टाइन ने। और फिर ये तुमको पता ही है कि हमारे पास प्लैंक थ्योरी क्या कहता है कि इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन टी, वही लिख दिया। अब तुमको ये पता है कि यहाँ से क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ये देख लो कैसा आ रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ई एनर्जी क्या है एम सी स्क्वायर, यहाँ पे एनर्जी कितना आ रहा है एच सी बाई लैम्डा। दोनों इक्वेट कर दिया। एच सी बाई लैम्डा को एम सी स्क्वायर से इक्वेट कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो करके। सी से सी कटेगा, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। एच सी बाई लैम्डा इज इक्वेटेड विथ एम सी स्क्वायर। सी से सी कट गया। हाँ। ठीक है, तो लैम्डा यहाँ से क्या रहेगा, लैम्डा उधर गया, एच आएगा नीचे और एम सी आएगा नीचे, तो यहाँ से क्या रहेगा, सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। और सी क्या है, नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट। और तुमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है और उसी के आसपास कितना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10⁶ के अक्रॉस। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन भी है तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा उसका खुद का वेलोसिटी जो होगा दैट इज गिवन बाय डी ब्रॉय। ये वाला चीज एच अपॉन एम। सी की जगह हमने क्या लगा दिया, ये लगा। इसको नोट कर लो। सर कोचिंग खुलने का कोई आसार है? कोचिंग खुलने का आसार है ना, क्यों नहीं है। चांसेस तो वहीं खुल जाएंगे, बिहार में तो खुल ही रहे हैं। भूल गए क्या ऐसे। बिहार में मतलब देखो बड़े कोचिंग तो नहीं खुले हैं, छोटे मोटे कोचिंग खुल गए हैं। मतलब इन द सेंस हम लोग भी चला रहे हैं मिर्ची का, लेकिन वो भी कह लो कि मतलब प्रॉपर ऑर्डर निकलवाना पड़ा डीएम से। सिवान में जितनी हाँ मतलब हुआ है, देखो हर पटना उटना में तो नहीं खुला अभी जहाँ तक हमको पता है, हम तो पटना में रहते हैं। जो मतलब जिस भी लेवल पे, जैसे कोई ब्रांडेड कोचिंग नहीं खुला है पटना का अभी तक, 15 के बाद खुलेगा। तभी से खुलने का कोई चांस है? चांसेस तो है ना, क्यों नहीं है, चांसेस बिल्कुल है। जैसे गवर्नमेंट का आता है, देखो हर चीज तो खुलेगा ही, कैसे तो कितना दिन तक कोई बंद रखेगा। सब चीज जब ठीक हो ही रहा है तो उसको भी चांसेस है कि 15 अक्टूबर के बाद गाइडलाइन दिया है कैसे खोलना है क्या नहीं खोलना है। और किसी एरिया में अगर प्रभावित रहता है तो उस एरिया को बंद करेगा, ना कि पूरे इंडिया को बंद करेंगे। तो धीरे धीरे खुल रहा है। अब जैसे केरला में क्या हुआ, आज इतने ज्यादा केसेस आ गए कि वहाँ पे वन धारा 144 लग गया, मतलब कर्फ्यू लगा दिया वहाँ। तो एरिया टू एरिया डिपेंड करेगा, जहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है उसको रोका जाएगा, जहाँ ठीक ठाक वहाँ चलेगा। बट
हम यही कह रहे हैं कि वेट मत करो ऑफलाइन ऑनलाइन का, तुम पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि हर बच्चा तो कभी आएगा भी नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ ना कुछ तो घर से ही पढ़ेंगे। तो हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन होने के बाद भी ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे, मतलब क्लास में भी ना कैमरा लगा के रिकॉर्डिंग करते रहेंगे हमेशा। हाँ सर। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, पढ़ते रहना बैठ कर। हो गया नोट? हाँ सर। ठीक। अब इसका क्या एप्लीकेशन है वो देख लेते हो, लेकिन उससे पहले हम कुछ और समझेंगे, शायद इसमें दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा है इसमें। Wait. तो हम समझाते हैं क्या है इसका मतलब है और क्या इससे हम आउटपुट निकालते हैं, क्या हम इससे समझने वाले हैं। इसमें दिया ही नहीं है, चलो आगे आते हैं। तो डीब्रॉय ने एक और चीज क्या बताया वो समझे। डीब्रॉय लर्निंग का क्या मतलब है, क्या आउटकम है वो समझते हैं। डीब्रॉय, तो तुम लोग को बताया था कि बोर मॉडल ने क्या बोला, एमवीआर इक्वल टू क्या आया था, याद करो। एंगुलर मोमेंटम क्या था, NH/2π एन H/2π एच 2 पाई, ये सबको पता है। और उन्होंने क्या बोला था कि एन क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हो सकता है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ जस्ट इंटीजर, कुछ भी इंटीजर हो सकता है। अब समझो डीब्रॉय ने क्या बोला, डीब्रॉय ने बोला कि भाई अगर हमारा कोई भी एटम है, मान लो ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल एंड ये थर्ड सेल ले लेते हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दो नेचर का है। दो नेचर का मतलब कि पार्टिकल का भी मतलब क्या है, एक तरह से तो मान सकते हो कि पार्टिकल है जो घूम रहा है इसके अराउंड, ऐसे से घूम रहा है। और उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर का भी। उसका मतलब क्या समझो, अगर उन्होंने वेव नेचर का बताया, उसका मतलब इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं। उन्होंने बोला कि जब वेव नेचर का होगा तो कुछ ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन वेव का बना हुआ है ऐसे। जिसे तुमको सारे बुक्स में नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव का बना है, देखो इसको समझा रहे कैसे। अगर वेव का बना हुआ है तो वेव का बना, तो वेव चलता है ऐसे, ऐसे तुमको पता है वेव ऐसे चलता है। तो अगर उसको किसी भी सेल में रहना है, ठीक है, मान लो कि थर्ड सेल में है, तो जब थर्ड सेल में रहेगा तो कभी भी वो अपना पूरा वेवलेंथ कंप्लीट करेगा उसको अपने पाथ पे, तो क्या आएगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बीच में कहीं एब्रप्टली छूट जा रहा है, रुक जा रहा है। वो अपने पूरे वेव्स के फॉर्म में रहेगा, और जिस भी सेल में रहेगा, मतलब मान लो अगर n = 2 में है तो कुछ ऐसा रहेगा वेव के फॉर्म में। ऐसे गया, एक सेकेंड, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे दो वेव बनेंगे, एक ऐसे ऊपर फिर एक इसके नीचे, ऐसे जाएगा। अगर 1 पे है तो एक ही वेव में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर 4 n = 4 पे है तो 4 वेवलेंथ तुम्हारे कंप्लीटली वो बनेंगे, और तब जाके वो वेव नेचर में कंप्लीट करेगा। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये थ्योरी बताई कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का है, वेव नेचर का वो मानते हैं, तो क्या मान के चलना पड़ेगा कि जिस भी सेल में वो रहता है, उस सेल में उसका क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स कंप्लीट वेवलेंथ। मतलब क्या होना चाहिए, n लैम्डा। जब भी वो रहेगा अपने वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल पे रहेगा, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वेवलेंथ आधा अधूरा छूट जाए, वो हमेशा अपने इंटीजर को कंप्लीट करेगा, एक होगा चाहे दो होगा चाहे तीन होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम तुमको समझ आना चाहिए कि जिस भी सेल में, जिस भी सेल को तुम लेते हो, अब समझो यहाँ पे जब तुम वेव मानते हो, तो वेव मानोगे तो ये कोई ऑर्बिट का तो एग्जिस्ट नहीं करता है। वेव ऑर्बिट कब मान के, ऑर्बिट कब सच्चाई में है, जब तुम उसको इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल रहेगा तब। हाँ, जब पार्टिकल मानोगे तब ऑर्बिट का कोई मतलब भी है। लेकिन अगर तुम मानते ही नहीं कि पार्टिकल है, तो तुम क्या मान रहे हो, वेव ही मान रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई वेव घूम रहा है और हम कहते हैं कि थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, इसका मतलब क्या है कि उसका कंप्लीट होना चाहिए वेव, मतलब जब वो थर्ड में होगा तो 3 बार होगा ऐसे कर, अगर 2 में होगा तो 2 बार होगा, अगर 1 में होगा तो एक ही बार में हो जाएगा, 5 में होगा तो 5 बार वेवलेंथ से कंप्लीट होगा। तो दैट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स लैम्डा। तो ये चीज डीब्रॉय ने बताया था, और इसी चीज को उन्होंने बताया कि जो n है, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑर्बिट जहां पे हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, जहां पे हम रेडियस ले रहे हैं। मतलब अगर वेलोसिटी हम फर्स्ट ऑर्बिट में निकाल रहे हैं, रेडियस हम फर्स्ट ऑर्बिट पे ले रहे हैं, तो n = क्या होना चाहिए, 0.59। हाँ, n = 1 होना चाहिए। अगर वेलोसिटी तुम सेकंड ऑर्बिट का ले रहे हो, रेडियस सेकंड ऑर्बिट का ले रहे हो, तो n = क्या होना चाहिए, 2 तो होना चाहिए। तो ये इन्होंने बताया था, डीब्रॉय ने बताया था। बट बोर ने क्या बोला था कि बस इंटीजर होना चाहिए, पता नहीं इंटीजर क्यों आ रहा है। बट ये डीब्रॉय ने क्लियर किया कि अगर हम वेव का मानते हैं तो ये इसी तरह से रहेगा, जब भी यहाँ पे आएगा ऐसे ही होगा। इस पे क्वेश्चन एडवांस में लास्ट ईयर आया था, जो कि हम लोग कराएंगे, कॉन्सेप्चुअल था।
देखेंगे हम लोग। ये 2019 का 18 का क्वेश्चन है, जहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया था लैम्डा वाला, कि मतलब किस सेल में है, क्या सेल में, कैसे सेल में। उसको नोट करो, इसे बनाओ, करो नोट। देखो यहाँ पे क्या है, एक और चीज क्या निकाला उन्होंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट निकाला। तुमने क्या बोला कि अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ तुमको पता है क्या होता है। ये वेवलेंथ क्या है, ये वाला लेंथ है कि ये वाला लेंथ है, लीनियर वाला या फिर ऐसे वाला। सर ऊपर वाला मतलब ऐसे कर्व वाला। अगर हम वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ मान लो 10 एंगस्ट्रॉन है, तो किसको बोलते हो, ये वाला लेंथ को बोलते हो कि ये वाला लेंथ को बोलते हो। ऊपर वाले। बाकी लोग तो पूरा जो कांस्टेंट कर्व रहता है है। सर ऊपर वाला पूरा लीनियर वाला या कर्व वाला, क्या लग रहा है तुम लोग, क्या बोलते हो भाई, क्या कर्व पढ़े तुम तो पढ़ा चुके हो। कर्व वाला कर्व वाला सर। कर्व वाला कर्व वाला। सब लोग सर, गलत बोल रहे हो, सब लोग गलत बोल रहे हो, लीनियर सब लोग वाला। गलत बोल पूरा रहे हो। सर। फिर जाके वीडियो देखो, वीडियो में दिखाया है, पहले क्लास में पढ़ाया है, जिस दिन तुमको हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आइडिया दे रहे थे। क्या बताया था हमने कि जब भी वेवलेंथ बोला जाता है तो वेवलेंथ किसको बोला जाता है, लीनियर डिस्टेंस को कि कर्व डिस्टेंस को। तुमने बोला भी था कि सर लीनियर डिस्टेंस को, फिर भूल जाते हो। दिस इज लैम्डा, ना कि ये लैम्डा। समझा है क्या बोल रहे हैं। अच्छा लैम्डा तो याद रहेगा। दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को बोलते हैं ना। तो क्रेस्ट कौन है, ये वाला दूरी है कि ये वाला दूरी है। लीनियर दूरी को बोल रहे हो कि ये ऐसे वाला दूरी को बोल रहे हो, घुमा घुमा हुआ है। सर लीनियर दूरी को। लीनियर वाला। तो यहाँ पे गलत क्या बोल रहे थे, जो तुमको पता है तो। सर ये तो क्रस्ट है ना, ये क्या है, ये क्रस्ट हो गया, ये क्रस्ट, ये ट्रफ हो गया। तो ये क्या अलग है क्या, तीनों सेम ही है। समझ में आया क्या बोल रही, तो बेसिक चीज है यार। तो ध्यान रखना क्या यहाँ से क्या निकालना चाह रहे हैं हम। अगर तुम बोल रहे हो कि हम थर्ड सेल में हैं, तो तुम थर्ड सेल का पूरा निकाल लोगे लंबाई, हाँ है ना। हाँ सर निकाल पूरे लेंगे सेल का लंबाई क्या होगा, क्या लेंथ होगा, सर। जितना सर एक वेवलेंथ का सर होगा सर इंटू 2 3 पाई कर देंगे ना। हाँ सर। 2 पाई हो जाएगा ना। 2 हम्म। पाई क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है दिस सर्कल का, दिस इज 2 पाई। सर्कल का। और 2 पाई क्या बोला उन्होंने, दैट मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। क्यों, क्योंकि कभी भी अगर वो घूम रहा है यहाँ पे, तो कभी भी जब घूमेगा तो क्या होगा, हमेशा कंप्लीट वेव बनाएगा, आइदर 1 या 2 या 3 या 4 या 5। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 बना रहा, 2.5 बना रहा, 2.25 बना रहा, ऐसा करके। दैट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल। तो उन्होंने क्या बोला, 2 पाई आर विल ऑलवेज बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, 2 पाई इक्वल टू एन लैम्डा। इसको नोट करो। क्या 2 पाई मतलब सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस मतलब ये वाला पार्ट जो तुम ग्रीन से देख रही हो। तो ये ग्रीन वाला जो लेंथ है, दैट ऑलवेज शुड बी व्हाट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। मतलब हमेशा जो वेवलेंथ है वो कंप्लीट फेज में होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कभी आधा अधूरा वेवलेंथ आ रहा है। दैट सर शुड एन का ऑलवेज बी वैल्यू इन द तो इंटीग्रल मल्टीपल। इसमें पूछेगा सर, जैसे थर्ड हम लोग को निकालना है तो एन का वैल्यू थर्ड डाल देंगे। एन इक्वल टू 3 डालेंगे यहाँ पे, तो हम बता दिए ना। लेकिन ये हमेशा ये तो अरे पूछना चाहिए एन कि का मतलब क्या होगा? एन का मतलब होगा किस सेल में है, एन इक्वल टू 1 पे कि 2 पे कि 3 पे, है ना। तो एन n क्या है means वहाँ पे? n means इंटीजर और वो क्या इंटीग्रल मेजर कर रहा मल्टीपल ना है, किस इंटीग्रल सेल में मल्टीपल। है। इंटीजर मल्टीपल तो है ही है, बट हाँ। वो क्या मेजर कर रहा है कि इंटीग्रल, वो ये भी बता रहा है कि हमारा किस सेल में रहेगा। यहाँ पे जो n है वही बताता है किस सेल में है हमारे पास। सर तो ये मतलब अगर थर्ड शेल में है तो उसमें 3 थर्ड कंप्लीट सेल में है, एग्जैक्टली। तो हम क्या बोले कि थर्ड सेल में है, तो थर्ड सेल का मान लो r इक्वल टू r3 ले लिया, तो तुम थर्ड रेडियस लेके इसका पूरा सर्कमफेरेंस निकाल लोगे। वो क्या हो 3 जाएगा, पुट करेंगे ना? 3 पुट कर लेंगे। तो अगर तुम थर्ड का रेडियस ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा। मतलब क्या होंगे, 3 कंप्लीट वेवलेंथ वहां पे आएंगे थर्ड सेल में होने के लिए। हाँ। समझो इसको अच्छे से, क्या बताया, करो नोट। ये पता है तुमको, डिब्रो ने ये बताया था। हाँ। तो इसको नोट करो, ये इक्वेशन को 2 बोल दो, इस इक्वेशन को 1 बोल दो। सर आपका आवाज धीरे आ रहा है। आ रहा आवाज, अब देखो चलो, नेट का प्रॉब्लम होगा। हाँ तो सर, आपका आवाज तो आ रहा अच्छे से। पहला इक्वेशन समझ में आ गया, 2 पाई इक्वल टू n लैम्डा। कैसे आया, कहाँ से लाए,
हाँ सर। हाँ सर। ये सर ये तो पता है तुमको, डी ब्रोगली ने निकाला, कहाँ से निकाला ये बता दिया हमने थोड़ी देर पहले, आइंस्टाइन को यूज करके प्लैंक को यूज करके निकाल दिया। अब दोनों को यूज करो, 2πr इक्वल टू एन लेमडा, एक इक्वेशन ये था और दूसरा इक्वेशन था हमारा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। दोनों को यूज कर लो 1 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या लेमडा की जगह यहाँ पट कर दो, तो पुटिंग 2 in 1 क्या आ जाएगा देखो पुट करके, 2πr इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, है ना। सर। अब यहाँ से क्या करो, एम वी को उधर ले जाओ, 2π को उधर ले आओ, एम वी को उधर ले आ रहे तो क्या हो जाएगा, एम इंटू वी इंटू आर इक्वल टू क्या रहेगा, एन एच अपॉन, देखो यहाँ पे 2π, ये क्या है, सर 2 पाई आएगा ना। वो तो किया है 2π को लिखा है, ये क्या है, दिस वाज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो किसने दिया था, बोर्ड ने दिया था। तो बोर्ड इसको समझा नहीं पाए थे, लेकिन डी ब्रॉय ने इसको समझा दिया था। तो दिस वाज अ फेलियर ऑफ बोर, बट आप कह सकते हो कि दिस वाज अ प्लस पॉइंट ऑफ डी ब्रॉय। नोट करो कहां से आया। नोट इट डाउन। ये बोर्ड ने बताया था, लेकिन बोर्ड ने ये नहीं बताया था कि n क्या है। उन्होंने बोला कि n सिर्फ इंटीजर है 1 2 3 4 5, बट बोर्ड ने क्या, डी ब्रॉय ने क्या बता दिया कि जो n है ये क्या होगा, नंबर ये उसी सेल का रेडियस हो, उसी सेल का नंबर होगा जिस सेल का वेलोसिटी जिस सेल का रेडियस दे रखे हो। उन्होंने यहाँ से प्रूव किया इस चीज को। पूरा नोट करो ये वाला पार्ट, पहले ये नोट हो गया सबका, दिस पार्ट। हाँ सर। हाँ यस सर सर हो गया। हाँ सर। तो ये वाला करो। हो गया, कंप्लीट है। यस सर हो गया। यस सर। तो ये ध्यान रखना, ये कहाँ से आया कैसा है क्लियर रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, तो वापस से आ गए इस पार्ट में, ये दिस इज डन। अब हम लोग कुछ आगे पढ़ेंगे क्या होता है इसका चीज। तो इसी चीज को हम लोग यूज करने वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले। लेट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे समझो, हमने क्या बोल दिया, लेट द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट विद पोटेंशियल ऑफ v। तुमने ये वाला डायग्राम देखा है जहाँ पे हम एक बैटरी लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन को जब हम एक्सेलरेट करते हैं, तो हमने क्या बताया, अगर 1 वोल्ट का बैटरी लगाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है पोटेंशियल, है ना। तो अगर हम जितना वोल्ट का लगाएंगे उतना वोल्ट का तुम्हारा पोटेंशियल आ जाएगा, उतना वोल्ट का तुम्हारा एनर्जी आ जाएगा। तो हमने क्या बोला कि हमने v वोल्ट का लगा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन देखते हैं कैसे आता है। तो अगर हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो जो यहाँ पे समझो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जितना पोटेंशियल एनर्जी है इसका, हाफ एम वी स्क्वायर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, क्या कर रहे हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर को लेके चल रहे हैं, समझो यहाँ पे इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करो, क्या करो, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको थोड़ा सा कर लो, एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2ev इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों को m से मल्टीप्लाई कर लो, m इधर भी m इधर भी, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद m, ऐसा लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद m, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू 2m ev। ev क्या है, इट इज नथिंग बट पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल तुम्हारा जितना तुमको अप्लाई करने का दे रखा है। अगर इलेक्ट्रॉन के साथ है, जितना तुम 10 वोल्ट लगाओगे तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, 5 वोल्ट लगाओगे तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यहाँ से क्या एम स्क्वायर 2m ev, यहाँ से m भी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2m
ev, ठीक है। अब यहाँ पे ये mv क्या है, दिस इज नथिंग बट मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी क्या बोलते हो, मोमेंटम बोलते हैं हम लोग, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, p से। तो हम लोग यही निकालना चाह रहे हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम, हम वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। उसको नोट करो पहले। ये इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हारा क्वेश्चन काफी आसान होने वाला है, आगे जाके तुम क्वेश्चन इसी तरह फॉर्म में मिलेंगे। सर इसका सर हेडिंग क्या देंगे सर डेरिवेशन टू का? हेडिंग लिख लो ऐसा कि रिलेटिंग द डी ब्रॉय वेवलेंथ विथ मोमेंटम एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अपने ऐसे लिख दे रहा हूं, रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉय वेवलेंथ एंड मोमेंटम और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अप्लाइड। मतलब यहाँ पे वी वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट में भी लिखो। ये काफी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखें। हो गया नोट? यस सर। सर हम लोग जो सर यहाँ पे सर मोमेंटम निकाले हैं, सर ये मोमेंटम सर इलेक्ट्रॉन का है क्या? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का लेंगे ना, एमवी ले रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन की सब कुछ बात हो रही है, सारी चीज इलेक्ट्रॉन की, तभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया हमने। जिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन, अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन की जगह पे तुम कोई दूसरा चार्ज ले लेते हो क्यू, तो उसकी जगह पे क्यू यूज करेंगे। सर अगर जूल लिख देंगे तो? जूल्स, जूल्स में नहीं होगा, जूल्स में यहाँ पे ये फॉर्मूला से बदल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। इसको पहले नोट करो, बता रहे क्या करना है, हम क्या यहाँ पे लर्न करना चाह रहे हैं। ये सब हमारे काम करने, सब हम बताएंगे भी नहीं, छोड़ देंगे। बस ये जो रिलेशन आ रहा है ना 29 सर। नंबर, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसको सर नोट कर कर लिया, एमवी हाँ कितना आ गया, अंडर रूट, सर अंडर मोमेंटम रूट कितना आ गया, अंडर रूट 2m ev, यस सर। ठीक है। तो तुम्हें पता है कि जो हमारा लैम्डा है, डी ब्रॉय क्या होता है, h/mv, यस सर एमबी तो हाँ है सर ना। वहाँ पे तो मोमेंटम यहाँ बैठ पे जाएगा। पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाँ पुट कर दो, कितना रहेगा, अंडर रूट h/√2m। हाँ, ये ध्यान रखना, सर ये तो इसका स्मॉल भी है, मतलब ये ये है ना कैपिटल कि भी है। जो वेव आराम से आवाज कट कर जा रहा तुम्हारा, फिर से बोलो, आवाज नहीं आ कुछ। देखो फिर से बता रहे क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/mv था, हमने मोमेंटम को निकाले किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तुम लोग को दिखा दे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, h/√2m, m किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e मतलब इलेक्ट्रॉन, v मतलब वोल्टेज, कितना वोल्ट अप्लाई किया है। इसको कैपिटल वी कर लेना यहाँ पे, ये क्या है, स्मॉल v मतलब वेलोसिटी वाला v है, इसे नोट करो। सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी किया है। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम एक और चीज दिखाएंगे यहाँ पे, इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ता है। ओके सर। ठीक है, रुको। तो हो यहाँ गया से सर। क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो किसी q अमाउंट ऑफ चार्ज को, ठीक है, हम इफ वी सप्लाई q अमाउंट ऑफ चार्ज विथ v वोल्टेज, इतना वोल्ट के बैटरी से अगर हम q चार्ज को सप्लाई करते हैं और तुमसे पूछते हैं कि उसका वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है, समझो क्या बोल रहे हैं, क्या किया हमने, देखो फिर से बहुत बेसिक से समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, समझो। एक बैटरी लगा दी यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में ले लिया, और हम एक 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, ठीक है, बैटरी लगा हुआ ये वाला, और हम पूछते हैं तुमसे कि बताओ जब ये चलेगा यहाँ से, जब एक्सलेट करेंगे इसको, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसका लैम्डा कितना होगा। तो लैम्डा जो है क्या निकाला जा रहा है वो समझो, लैम्डा क्या बोला, h/mv, ठीक है, और mv कितना था, सर अंडर रूट 2 अंडर एम ई वी। टू m किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सर। फिर E, ई E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V मतलब वोल्टेज। लेकिन अगर Q चार्ज लेंगे, फॉर Q क्या हो जाएगा ये चीज, h/√2m
अंडर रूट सर उसको क्यू लिख देंगे ना, 2 हाँ m मास ऑफ पार्टिकल इनटू into q इनटू v। और ये सर क्या वी तो वोल्टेज? वी मतलब वी तो वी रहेगा ना, सेम ये सा। दिया रहेगा, अभी तो वोल्टेज बेस तुमको दिया चला रहेगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना। नहीं ये वोल्टेज है, कैपिटल वी है, ध्यान रखना। ये स्मॉल वी यहाँ पे था, ये सब कैपिटल वी है। कैपिटल वी मतलब ओके सर। वोल्टेज, लिख लो यहाँ पे ध्यान से, दिस इज वोल्टेज। सर स्मॉल रहेगा तो सर मतलब वेलोसिटी, और सर कैपिटल रहेगा तो वोल्टेज है ना। यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे दोनों वी ही होता है ना, तो बस इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल अप्लाइड। पोटेंशियल अप्लाइड, कितना पोटेंशियल तुम अप्लाई किए हो तुमको दिया रहेगा कि एक अल्फा पार्टिकल को जब हम 20 वोल्ट सप्लाई करते हैं, फाइंड आउट द वेवलेंथ। तो तुमको समझ में आना चाहिए क्या बोल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल मतलब क्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, He प्लस, ठीक है। दिस इज अल्फा पार्टिकल He2 प्लस। तो अल्फा पार्टिकल का तुमको मास पता है, मास पता है, अल्फा पार्टिकल चार्ज पता है, वोल्टेज तुमको 10 वोल्ट का अप्लाई किए, तो तुम निकालो कि अपने आप लैम्डा क्या आ रहा है। हाँ है ना। हाँ सर। वैसे क्वेश्चन करेंगे, फटाफट करेंगे, जल्द नोट करो। डाउन फास्ट। हो गया सर। सर हो गया सर। अच्छी बात। ठीक है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म और देख लेते हैं, सब नोट के लिए वाला पार्ट। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैसे करें सिस्टम, ये वाला पार्ट पूरा क्लियर है। अब हमने क्या बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर रेस्ट से छोड़ते हुए चीज बताएं, काइनेटिक यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो मास इनटू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। फिर से समझो यहाँ पे कैसे बताए, क्या रिलेट करें, क्या निकालना चाह रहे हैं। ये सब डेरिवेशन है जो कि तुमको इतना याद नहीं रखना है, बस तुमको फॉर्मूला याद रखना है। जो कि एक फॉर्मूला हमने ये बता दिया ना, h इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m क्यूब, ये याद रहेगा सबको। अब हाँ अगला सर। वाला फॉर्मूला ये लिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या, ये क्या रिलेशन है, देखो काइनेटिक एनर्जी तुमको पता है हाफ एम स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ पे क्या किए, दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाइंग बाय मास ऑन बोथ द साइड्स। क्या हो जाएगा, m इंटू के इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते जाना कैसे बताते जा रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एम वी हम ये ले रहे हैं, इसको लिख दे रहे ताकि समझ में अच्छा सा जाए। तो यहाँ पे अगर हम एम वी लेते हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2m k, है ना। हाँ सर। उसको उधर ले गए, इसको ले गए। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, एम वी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m एम k। के काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब क्या आ रहा है यहाँ पे, ये तुमको लैम्डा पता है, लैम्डा कितना है अपॉन एम वी, है ना। दिस इज नथिंग बट लैम्डा, लैम्डा तुमने ऑलरेडी पढ़ा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी। तो एम वी की जगह ये यूज कर लो, क्या रहेगा यहाँ पे, एच अपॉन, एच अपॉन क्या रहेगा, अंडर रूट बोलो 2m के। के ठीक है, तो ये जो तुम्हारा है, अब हाँ यही तुम्हारा आ रहा था वहां पे कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही हमने काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्यू भी था वही क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो जा रहा है, जो हमने पहले स्टार्टिंग में लिया था। तो तुमको थोड़ा सा और इसमें क्या पुट करना है, क्या इसमें और याद रखना है, इसको थोड़ा सा और प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू भी, जो हमने पहले लिया था। क्यू भी क्या था, कोई भी चार्ज कोई भी वोल्टेज, वही काइनेटिक एनर्जी होता है उसका। यहाँ से m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ev मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वोल्टेज अगर इलेक्ट्रॉन क्लियर। इफ एन इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, पढ़ना है इसको। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट फ्रॉम रेस्ट, देन उसका लैम्डा क्या आएगा, h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने यही चीज तुमको यहाँ बताया, फिर से दिखा रहे हैं, रुक जाओ अभी नोट मत करना, समझ लो पहले क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे हमने ये दिखाया, क्या बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रखा हुआ है, रुका हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और अगर हम उसको वी वोल्टेज का बैटरी से ऑन करते हैं स्विच लगा के, तो क्या होगा, वो भागेगा। जब भागेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेवलेंथ होगा, और वो वेवलेंथ का वैल्यू कितना होगा, यही होगा जो तुम देख रहे हो। सर में क्या बता रहे हैं,
हाँ सर। ठीक है, फिर से बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा, इफ अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो तुमको क्या करना है, समझना, जब भी तुमको दिख जाए ना कि एक्सेलरेटेड विद दिस वोल्टेज, मतलब वही वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है सबको? सर और क्यू चार्ज कहाँ से लाएंगे? वो क्यों दिया है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुमको पता है ना, अच्छा हाँ। लेकिन अगर तुमको अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ अल्फा का चार्ज कितना है, 2 इंटू He इलेक्ट्रॉन, 2 2 इंटू प्लस। इलेक्ट्रॉन, जो दे रखा है उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा में अपने आप आएगा धीरे धीरे, उसको सर फिर जो नोट कर लो। चार्ज बोला वही अल्फा पार्टिकल का दे देंगे चार्ज, उनमें हाँ, अल्फा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जिसका मान लो हीलियम का दे दी, तो हीलियम का चार्ज निकल तुमको दे रखेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, या फिर तुमको देगा 20 कूलम का एक चार्ज है, एक 10 कूलम का चार्ज है, तो जो भी चार्ज है उसका क्यों ले लो। ठीक है, यस सर। यस सर। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन, +2। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 जिसको बोलते हैं, लिख लो यहाँ पे, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, से पता होना चाहिए, सब बहुत बेसिक्स है। सर अल्फा पार्टिकल तो हीलियम हुआ ना सर, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन। हीलियम इंटू 2 प्लस होता है ना बेटा, तो इसमें हाँ 2 2 प्लस प्लस चार्ज 2 है, प्लस 2 तो क्या बोलेंगे, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है सिर्फ नेगेटिव में होता है, इसका चार्ज पॉजिटिव में आ जाएगा, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको प्लस में लेकर इंटू 2 कर देंगे, दैट्स इट। ये नोट कर ले सबने, देखो पहले ये वाला पार्ट, ये सबका नोट हो गया है, यस सर। जल्दी Yes, से sir. नोट किया, जल्दी नोट करो पहले, और नोट हो गया तो फिर इधर आ जाते हैं, इसको नोट करो। हाँ हाँ, पूरा ले जाएगा, पूरा लिया, उसको फिर से नोट करना पड़ेगा, फिर से लिख देना, क्या लिखते जाओ, ये वाला पार्ट पूरा करो, यहाँ से नोट करना शुरू करो, सब लिखा हुआ है फ्रॉम दिस पार्ट। और ये वाला स्टेटमेंट प्रॉपर नोट करोगे, इफ अ चार्ज q is accelerated through a potential difference of v volt from rest, then the kinetic energy of charge is equal to qv। और एग्जैक्टली ये लिखोगे, फिर यहाँ से ये नोट करके ये लिखोगे, प्रॉपर नोट करो, अच्छे से बना नोट्स। सर हम थोड़े कंफ्यूज हो गए, कौन कौन सा रिजल्ट है वो क्वेश्चन में यूज आएगा? फिर से बोलो, कहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, बताओ। सर कौन कौन सा ये जो जितना फॉर्मूलाज है इसमें से कौन सा क्वेश्चंस में यूज आएगा? सारे जो हम देखो, जो भी हम बॉक्स में डाल रहे हैं ना, तुमको वो यूज करना है। एक तो तुमको लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ये याद रखना है, ठीक है। हाँ। फिर हमने बताया लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 EMV। अंडर रूट 2 एमईवी क्यूबी जो भी है, ईवी जो भी है, इलेक्ट्रॉन के लिए रहेगा, बाकी किसी चार्ज के लिए रहेगा, ये सारे को बॉक्स में डालते जाना, जो जो बताते हैं उसको बॉक्स में डालते जाना। और ये भी ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे रखा है तो अंडर रूट 2m k। के इसमें एप्लीकेशन है, लेकिन हमको इतना दिमाग लगाना नहीं, प्रूव नहीं करना है, इसलिए बोले याद कर लो। और इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले हैं ना, शायद ही किसी चैप्टर में होंगे, और इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो तुमको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, डिराइव करने के लिए नहीं बैठ जाना। यहाँ तक सबका नोट हो गया, देख लो फटाफट, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ तक। इस पे काफी अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं, तुम सेक्शन ही ट्राई करोगे आज जाके, तो तुमको देखिएगा कितने अच्छे से क्वेश्चंस में रहेंगे। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर वाले में भी क्वेश्चन दिया रहेगा इसका। तो जो नहीं बनता है क्वेश्चन, फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो, बाकी लोग सॉल्व करेंगे, और जो नहीं हुआ किसी से उसको हम क्लास में सॉल्व करेंगे, या फिर अगर किसी ने सॉल्व कर दिया है, तुमको समझ में नहीं आया है, तो भी क्लास में पूछना है, ठीक है? ठीक है सर। यस सर। हाँ सर। सबका नोट हो गया, देखो जल्दी से।
उसके बाद तुम्हारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ रहा है। सर इम्पोर्टेंट क्या ज़्यादा है सर, फार्मूला याद रखना या डेरिवेशन से? फॉर्मूला डेरिवेशन कोई काम का नहीं है। डेरिवेशन पे काम करना है। डेरिवेशन बस समझने के लिए है कि कहाँ से आया। तुम पढ़ रहे हो, बाकी तुमको फार्मूला समझ रट में आना लेना चाहिए ना पूरा। कैसे। फॉर्मूला रट लो, यस सर। रटना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। सबका नोट हो गया? हाँ सर कर लिए। ठीक है, अब देखो इस पूरे फॉर्मूले में हमें काफी शॉर्ट फॉर्म में लिखने जा रहे हैं इस चीज को, पूरे चीज को, जिसको तुमको बहुत ही आसान रखना, याद करना। अगर तुम क्या करोगे, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सुनो यहाँ पे लिखो ऐसा, लिखो वहाँ पे, जहाँ तक यहाँ नोट कर लिखो यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? कितना? फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19। -9 के साथ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे समझ में आता है। वोल्टेज तुमको दिया ही रहेगा, और एच का वैल्यू कितना है तुमको भी पता है, 6.6 इंटू 10⁻34। जब तुम सब 30। सॉल्व करोगे ना, इस पूरी चीज को सॉल्व करोगे, तो क्या आएगा, ये पूरा रिलेशन तुम्हारा ऐसा आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन v एंगस्ट्रॉन में आंसर आएगा। इसको नोट करो, ये फॉर्मूला याद रखने के लिए। कैसे है बता दे रहे हैं। जब इस पूरे फॉर्मूले में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करोगे और एच पुट करोगे, पुट करके जब तुम लिखोगे, इट विल कम लाइक दिस, इंटू 10⁻10 आता है, जिसको हम एंगस्ट्रॉन में लिख देते हैं। सृजन आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रहा है ना? अच्छे से देख लो, एक बार चेक कर लो। हाँ सर आवाज तो आ रहा है। कुछ नेटवर्क इशू किसी का होगा इसके साथ, कोई बात नहीं, ठीक है। सृजन तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है आज, इसलिए तुमको आवाज नहीं आ रहा अच्छे से। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, जितना समझ पा रहे हो समझो यहाँ पे अच्छे से। फिर रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, यूट्यूब में डाल देंगे तो काफी स्मूथ चलेगा वहाँ पे। बोलो, कोई डाउट है किसी को? एनीवन? ठीक है, सबको हो गया? नोटी वाला पार्ट कंप्लीट है सबका? हाँ सर। तो ये फॉर्मूला सबको याद रखना है, ठीक है? सब लोग याद रखोगे अब से। जब भी कोई सर ये वाला बोले कि सर। हाँ दिस वन, ये फॉर्मूला किसके लिए? सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। अगर कोई तुमको चार्ज दे देगा अल्फा पार्टिकल, तो ये लगा पाओगे क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास लिया है। लिख लो नोट करके, ओनली फॉर या ओनली वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर 10 वोल्ट का देते हैं उसको डिफरेंस, 10 वोल्ट का लेते तो बाय 10 कर दोगे, दैट्स इट। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फटाफट। देखो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ wavelengths when an electron is accelerated by applying a potential difference of 6 volt and 5। तुरंत से क्या है?
√5/√6. सब लोग कैंसिल आ गया, बाकी लोग 5 एक बार √30 6 वोल्ट का लगाया, एक बार 5 वोल्ट। देखते हैं सब लोग सही से करो, ऐसे सब आना चाहिए, कुछ ना कुछ आना चाहिए। पहला बार 5 का लगाया, दूसरी बार 5 वोल्ट का लगाया। 30√5 30√5 ऐसा कुछ आ रहा है। नहीं सर, मतलब वैसे तो 30 5 दिखा is to 30 से रूट रूट 30 आ रहा है 30 और लैम्डा 5 वन is to 30 रूट आ 30/3 ठीक है, 530 लैम्डा 2 √150 अपॉन 5 √30 आ रहा है, मतलब 150.6 करो कितना आ रहा है, तो दोनों को डिवाइड जब करोगे 5 लैम्डा रूट 1 में 6 आ रहा लैम्डा 2 पहला, एक 5 सर रूट 5 is 150 to कट जाएगा, रूट कितना 30 रहेगा अंडर रूट तो वहाँ से 25 हो जाएगा लैम्डा यहाँ 1 पे। क्यों काट रहे हो, काटने की जरूरत क्या है, फालतू में क्यों मेहनत कर रहे हो, दोनों तो कट ही जाएगा ना अंदर बाहर, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ 150 यहाँ ये आना चाहिए इन सबका। हाँ किसका आ रहा है सर मेरा सर मेरा भी आसान है। क्यों दिमाग है मेरा भी तो काटने की मेरा जरूरत भी नहीं था, क्योंकि ये भी 150 ये दोनों कट गया अपना अपना, बचा क्या 5 ऊपर चला गया 6 नीचे रह गया, यही आंसर है हमारा। दिस इज द आंसर, √5 is to √6, हाँ दिस इज यही द निकला आंसर, सर। यही आना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं, ट्राई करेंगे हम लोग बाद में, बुकलेट रखा हुआ है, लेकिन अभी तो कुछ पढ़ते हैं आगे अभी हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट, ये भी देख लो, अच्छा देखो ये भी हो जाएगा। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास m, करो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन दे देगा। तो बन गया, देख लेते हैं। सब लोग निकल गया सर। ओके तो बढ़िया, देख लेते हैं। सब लोग आंसर निकालो कितना रहा है, 0.1 kg है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। सर आ गया सर तो सर बन आगे गया। देखो। बन गया। ठीक है वेरी गुड, बस वैल्यूज पुट करने, कुछ नहीं करना है, देखो कितना रहा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यूनिट्स का ध्यान रखना, हाँ सर यही आ रहा है हाँ सर सर केजी प्लैंक में किलोमीटर में प्लैंक कांस्टेंट ही सर आ रहा है। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू आ गया डायरेक्ट प्लैंक कांस्टेंट को सर 6.6 ले लिया, 6.6। ठीक है चलेगा, 6.6 से लेना होता है, उससे ज़्यादा लेना नहीं है। ठीक है आसान है, चलो हो जाएगा, ये सब काम कर लोगे, फिर सिंपल सा फॉर्मूला, लेकिन इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल पे दिया है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं दे रखा बुकलेट में, तो करना अच्छे से, ध्यान देना बैठ। अगला हेडिंग लिखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या होता है, क्या मतलब है इसका, हम समझा दो थोड़े में, फिर इसको नोट करो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है, समझे इस चीज को, हो गया सबका नोट, टॉपिक बस लिखना है जो क्या बोल रहा है, समझो। यहाँ पे ध्यान से कैमरा ऑन करो, ये कॉन्सेप्ट है तुमको समझने के लिए, तो वेट हो गया भाई यार। वो मीम याद आ गया मेरे को। क्या चीज, कौन सा, अच्छा ठीक है छोड़ दो, समझ नहीं आ रहा है क्या बोले, समझा।
ये हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को मानते हैं पार्टिकल भी और वेव भी, ठीक है, तो तुम्हें पता है हमने क्या बोला है कि वेव जो होता है, वेव नेचर जो है हर एक पार्टिकल का, हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ कुछ ना कुछ वेवलेंथ एसोसिएटेड है। इनफैक्ट अगर हम इसी चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल करेंगे जिसको तुमको काफी अच्छे समझ में आएगा बैठ के, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि कोई भी चीज अगर मूव कर रहा है उसके साथ वो पार्टिकल नहीं चल रहा है, जैसे हम चल रहे हैं हम पार्टिकल है, तुमको दिख रहा है साफ साफ कुछ ना कुछ तो है, लेकिन अगर हम चलेंगे तो मेरे चलने से कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी आएगा। बट क्या होता है कि वो जो वेवलेंथ होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है कि उसको कोई एनालाइज कर पाए या उसका कोई बिहेवियर देख सके, समझ सके, रिफ्लेक्शन का या रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी पार्टिकल सबके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होगा, हम अगर उसको मेजर करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ एरर 110% आएगा, हमेशा कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा जिसको हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब उन्होंने, उनका बोलने का मतलब क्या था समझो, अगर कोई छोटा सा पार्टिकल है, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन या कुछ भी बिल्कुल लाइट सा पार्टिकल जो बहुत हाई स्पीड में चल रहा है, तुमको पता है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है, किस ऑर्डर में रहता है? सर 10 to power 6। 6 के ऑर्डर में है ना। तो तुमको हाँ पता सर। है कि अगर कोई इतना छोटा चीज इतना हाई वेलोसिटी चल रहा है, अगर तुमको हम किसी सेकंड बोले कि बताओ एग्जैक्टली वो कहाँ पे, तुम बता सकते हो क्या उसको? नहीं सर। क्यों नहीं बता सकते हो? कुछ ना कुछ सर एरर आएगा ही। क्योंकि तुमको पता है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर तुम जब उसको देखने जाओगे तुम क्या देखोगे, जब तक तुम बोलोगे तब तक वो बहुत आगे निकल जाएगा, हाँ है ना। हाँ सर। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा कि वैसे पार्टिकल का जो पार्टिकल काफी हाई वेलोसिटी से चल रहा है उसकी पोजीशन को हम कभी भी एग्जैक्टली बता नहीं सकते, हाँ है ना। क्लियर है ये पार्ट? हाँ सर। Yes. यहाँ पे दो पार्ट आता है, एक पार्ट जो बहुत कह सकते हो कि बड़ा है या बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल पार्टिकल। यहाँ पे हम दो चीज को समझते हैं, दोनों को मिला के हाइजेनबर्ग ने लेके आया था कॉन्सेप्ट, वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल या बड़ा पार्टिकल भी वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उतना स्पीड से चल ही नहीं पाएगा। अगर कोई बड़ा, अगर हाथी को तुम 10 मीटर पर सेकंड से ले जाओगे ना, हाथी का इरोजन हो जाएगा, मतलब उसका पूरा बॉडी छिला जाएगा, कैसे तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो कोई भी बड़ा पार्टिकल इतनी हाई वेलोसिटी चल ही नहीं सकता है जितनी वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि इतना फ्रिक्शन होगा, एयर फ्रिक्शन होगा कि वो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी स्मॉल पार्टिकल लेते हैं विथ वेरी हाई स्पीड, विथ वेरी हाई स्पीड। हम क्या कह रहे हैं कि उस पार्टिकल का जो तुम्हारा वेलोसिटी बहुत ज्यादा है उसका हम पोजीशन बता सकते हैं क्या? पोजीशन मतलब एक्स, पोजीशन मतलब एक्स, क्या ये हम कभी बता सकते हैं एग्जैक्ट? नहीं सर, क्यों नहीं नहीं बता बता सकते? पाऊँ। नहीं काफी sir. है, ठीक है। कैन नॉट बी आ सकते हैं। समझे ना, कैन नॉट बी सेड, ये कभी नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एरर क्या रहेगा यहाँ पे हमेशा? डेल्टा एक्स एरर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। हाँ सर। अब यहाँ पे हम एक दूसरा लेते हैं, दूसरा चीज क्या लेते हैं, मान लो कोई बड़ा पार्टिकल, बिग पार्टिकल या बिग ऑब्जेक्ट, समझने की तुम्हारे लैंग्वेज में लिख रहा हूँ चीज को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ बॉल, एलिफेंट, कोई भी एलिफेंट ले लो, बॉल ले लो, जो भी है, हम अपने आप को ले लेते हैं, ठीक है। उसके साथ क्या है कि और मूविंग विद अ स्मॉल स्पीड, मूविंग विद लेस स्पीड, लेस वेलोसिटी, मतलब जो कि हम जानते हैं कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, 20, 50, 100, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, वेलोसिटी। उस केस में क्या होता है कि हम उसकी पोजीशन को बता सकते हैं, एक्स हाँ कैन सर, बी बता टोल्ड, दूंगा। हाँ सर। ठीक है। लेकिन अगर तुम देखोगे तो उसका अगर लैम्डा निकालो, लैम्डा मतलब तुमको लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन करवाएंगे, एक क्वेश्चन छोटा सा करके देखो, लिखो क्वेश्चन पहले और इधर, अरे फिर ये हट जाएगा, फिर इसको नोट कर लो, मैं बताता हूँ, हट जाता है तो दिक्कत हो जाता है। सर अभी जो हम लोग तो पहले ना, क्वेश्चन किए बॉल वाला, वो भी तो वैसा ही था। हाँ एग्जैक्टली, तो बॉल वाला क्वेश्चन कर सकते, तुमने भी देखा थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था बॉल का, क्या दिख रहा है देखो यहाँ पे, इसका जो लैम्डा है कितना आ रहा है, चेक इट आउट, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 10 to the power -34। -34, कितना छोटा है तुम देख पा रहे हो, -30। और हम जो वेवलेंथ की बात करते हैं इन जनरल, जो तुम पढ़ते हो, वो किस ऑर्डर में रहता है? लाइट का वेवलेंथ कितना है? नैनोमीटर में रहता है ना, नैनोमीटर मतलब -9, 10 to the power -8, 7। इसी ऑर्डर में हम देख -9 पाते हैं, इस ऑर्डर में हम देख पाते हैं, मतलब कह सकते हैं कि -9, -8, -10, -12 तक देख पाएंगे, मतलब एनालाइज कर पाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ पाएंगे। लेकिन इतना छोटा वेवलेंथ को क्या पढ़ पाओगे तुम? इतनी छोटे वेवलेंथ को तुम एनालाइज भी कर पाओगे? नहीं नहीं। सर। सोचो पॉसिबल है? इसको रिलेट करो अपने लाइफ से कि मतलब इतना छोटा, -34 चला जा रहा है। इनफैक्ट अगर तुम एलिफेंट का निकालोगे वो और छोटा आएगा,
क्योंकि उसका मास और बड़ा होता है, 1000 kg का हो जाएगा, तो 1000 kg से और ज्यादा बड़ा -37 हो जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट का अगर हम वेवलेंथ निकालना चाहते हैं, दैट इज गोइंग टू वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल होगा कि उसको कभी हम सही से मेजर कर पाएंगे, है ना? नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा। तुम क्या कहेंगे? cannot be calculated accurately, can't be टाइप के साथ calculated सर नहीं कैलकुलेट हो पाएगा। accurately। लिखो इसको अच्छे से, इसको कभी एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब क्या दिखा? x सर को फिर क्या से देंगे? समझाइए ना थोड़ा। फिर से समझ लो यार, ऐसे मतलब पूरा हिलाए तो बात को। यहाँ पूरा समझाया फिर से, देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी फिर प्रिंसिपल से है। समझा दीजिए सर। ठीक है, सुनो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अगर कोई चीज बहुत छोटा है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह वगैरह, तो तुम क्या कह सकते हो कि भाई अगर वो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है, इतना स्पीड से, इतना हाई स्पीड से चल रहा है, 10⁶ की स्पीड से चलता है मान लो, तो तुम कभी भी उसका पोजीशन बता सकते हो कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे है अभी? नो सर। क्यों? क्योंकि बहुत फास्ट है। तुम जब उसको देखने जाओगे, जब तक वो कहीं और निकल जाएगा। तो क्या बोल रहे हो कि पोजीशन कैन नॉट बी सेट एक्यूरेटली, है ना? हाँ सर। ठीक है, लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालोगे, वेवलेंथ देखो किस ऑर्डर में आता है? इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ निकालोगे, दैट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, इसी के ऑर्डर में आएगा, जो कि तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? यस सर। तो क्या बोलेंगे? Yes. पोजीशन नहीं हो सकता है, लेकिन लैम्डा हो सकता है। लैम्डा क्या है? वेल डिफाइंड, वेल हाँ सर। डिफाइंड। तो क्या दिखेगा कि इसका लैम्डा वेल डिफाइंड है, लेकिन एरर किस में आएगा? पोजीशन में। तो एरर क्या आ गया यहाँ पे? डेल्टा एक्स, डेल्टा। हाँ, है ना? बोलते जाओ। हाँ सर। हाँ ठीक है, अब हम एक बड़ा ऑब्जेक्ट Yes, ले sir. रहे हैं, जैसे कि एक बॉल है, एक एलिफेंट है, अर्थ भी ले सकते हो तुम, अर्थ भी घूम रहा है, ठीक है। तो क्या बोले कि उसकी वेलोसिटी हमेशा लेस होती है। अगर वेलोसिटी लेस है, मतलब तुम बता सकते हो कि हाथी अभी एग्जैक्टली कहाँ है, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? हाँ सर। हाँ पूछ सकते। तो तुम उसके पोजीशन को एग्जैक्टली बता पा रहे हो कि हाँ भाई हाथी यहाँ पे, बॉल यहाँ पे, हम कहाँ पे, हम बता सकते हैं। क्या उसके वेरिएंस को बता सकते हैं एक्यूरेटली कि एग्जैक्टली कहाँ होगा? देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी छोटा आ रहा है। हाँ सर बता ही देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जब भी तुम कैलकुलेट करोगे थोड़ा बहुत एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत छोटा वैल्यू है जिसको तुम एनालाइज नहीं कर पाओगे अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हो। क्योंकि वेवलेंथ को इंस्ट्रूमेंट कैसे है? रिफ्लेक्शन इसी से नापते हैं। इतना छोटा वैल्यू को तुम कभी नाप ही नहीं पाओगे। तो क्या बोलेंगे? वेरी स्मॉल, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, है ना? हाँ हाँ सर। सर। यहाँ पे एरर किस में आएगा? हमेशा लैम्डा में आएगा। हाँ सर। एरर कहाँ आएगा? लैम्डा में। एरर इन लैम्डा। लैम्डा। जल्द से नोट करो, जल्द से नोट करो यहाँ पे। फर्स्ट इको हो रहा है, माइक ऑफ करो सब लोग। सर एरर इन पोजीशन को डेल्टा एक्स लिखे, एरर इन वेवलेंथ को तो कुछ नहीं, डेल्टा। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा हट गया। एरर इन क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो, बोलो क्या बोल रहे हो? एरर इन वेवलेंथ को डेल्टा लैम्डा लिख दें। एरर इन वेवलेंथ, हाँ वही लिखो फिलहाल के लिए। एरर इन, जो फिर से लिख दे रहा है, एरर इन वेवलेंथ। तो क्या बोलेंगे? डेल्टा लैम्डा बोल दो, यही बोलो। और एरर इन पोजीशन को डेल्टा एक्स बोल दो। हाँ सब नोट कर लिया था ना, कहाँ से कहाँ तक लाए थे? हाँ सर। ठीक हाँ है। सर। अब हाँ देखो सर। यहाँ पे क्या होता है। फ्रॉम डी ब्रॉय प्रिंसिपल लैम्डा क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू क्या है? सर एच बाई एम वी। फ्रॉम डी ब्रॉगली क्या आता है? एच अपन एम वी, है ना? हाँ सर। हाँ सर। एच तो कांस्टेंट है, एच क्या चेंज होगा? नहीं सर। नहीं। वो सर नहीं ठीक है। सर। वैल्यू तो है। क्या दिख रहा है तो कि लैम्डा सेम जो रहेगा है, सर, कांस्टेंट। सुनो यहाँ पे ध्यान, एच तो सेम रहेगा, एच इज कांस्टेंट, एच इज कांस्टेंट, एच चेंज होने वाला नहीं है।
तो चेंज होगा तो कौन होगा? लेमडा जो है किससे डायरेक्टली मतलब किससे प्रोपोर्शनल हो रहा है? देखा जाए तो ये कांस्टेंट ही है, तो जो बचा एम ही बचा। हाँ सर, तो क्या सर वी भी बोलेंगे? तो है। अगर इसमें एरर है, हाँ दोनों बोल रहे हैं, अगर डेल्टा लेमडा में एरर है तो किस में एरर आएगा? डेल्टा एम भी बोल सर सकते हैं, मोमेंटम में आएगा ना। हाँ इसको डेल्टा पी बोल सकते हैं क्योंकि मोमेंटम पी होता है। अगर मास हाँ सर, कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। मास अगर सर कांस्टेंट है तो वी में फिर एरर आएगा। हाँ इफ मास इज कांस्टेंट, इसको नोट करो। सर इसमें एच कांस्टेंट एच है। एच तो कांस्टेंट होता ही है ना, प्लैंक कांस्टेंट होता है, नाम ही प्लैंक कांस्टेंट इसका। एच का नाम है प्लैंक कांस्टेंट व्हिच इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो क्या देख पा रहे हैं कि अगर लैम्डा में एरर है मतलब किस में एरर है? मोमेंटम में एनए में एरर है। एरर है। मोमेंटम में एरर है मतलब क्या है? वेलोसिटी में एरर है। तो मोमेंटम। यहाँ पे क्या हाँ समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी चीज, ध्यान समझो, अगर कोई भी चीज जो कि बिल्कुल काफी धीरे धीरे चल रहा है जैसे कि हाथी हो या बॉल हो, उसका वेलोसिटी एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे, उसके मोमेंटम में हमेशा कुछ ना कुछ एरर आएगा। ये मोमेंटम कहाँ से लाया समझ में आ रहा है? दिस कम्स फ्रॉम लैम्डा। हाँ ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी कोई चीज अगर मूव करता है, कभी भी कोई भी चीज चलता है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगा ही रहेगा। अगर वो छोटा पार्टिकल है तो पोजीशन एरर रहेगा, अगर वो बड़ा पार्टिकल है तो मोमेंटम एरर रहेगा, है ना? हाँ हाँ सर। ये चीज हमको ध्यान रखना है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि भाई दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, चाहे वो कोई भी चीज हो, बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, अगर वो मूव कर रहा है, अगर उसके साथ कुछ ना कुछ मूवमेंट है, वेलोसिटी है, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगा ही रहेगा, आइदर पोजीशन में एरर या फिर मोमेंटम एरर। अब पोजीशन में एरर रहेगा किस लिए तुमको पता है, मोमेंटम में किस लिए यही तुमको पता है। ठीक है, तो दोनों का एरर को जब हम जोड़ दें, मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें, तो वो एरर का एक वैल्यू आएगा जो कि क्या होगा, हमेशा उससे कम या बड़ा होगा, जो हम देखने वाले हैं। इसको फटाफट नोट करो। दोनों एरर का अगर हम टोटल एरर निकालना चाहें तो दैट एरर मस्ट बी सम वैल्यू, उस वैल्यू से हमेशा बड़ा या छोटा होगा, वो देख लो क्या होता है दिखाने वाला। जैसे नोट करिए पहले। हो गया नोट सबका? हाँ सर, हो गया। तो क्या यस क्या सर। बोले, पढ़ने चीज को अब समझ में तुम लोग को अच्छे से आएगा कि कहाँ से ये चीज उठा के लाया है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली याद करवा रहे तुमको बैठ के। हमने पूरा चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि पार्टिकल अगर छोटा हो या पार्टिकल बड़ा हो, उसकी वेलोसिटी कम हो या ज्यादा हो, उसमें हमेशा दो एरर रहेगा, आइदर पोजिशन में एरर रहेगा या फिर मोमेंटम एरर रहेगा। और वो जो दोनों का एरर है, लिख लो ऐसा, द कंबाइंड एरर, द कंबाइंड एरर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? h अपॉन 4 पाई। h अपॉन 4 पाई क्या है? कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट। ठीक है, दिस वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग। इन्होंने अपने कैलकुलेशन से ये निकाल पाया कि इससे तो बड़ा ही एरर आएगा, इससे छोटा एरर कभी नहीं आ सकता है। तो कितना भी एक्यूरेसी के साथ नापो, हमेशा एरर इससे बड़ा आएगा। बट सर अगर सर इसे छोटा आ गया तो? छोटा ही नहीं सकता है, वही तो बताया उन्होंने, पूरी जिंदगी लगा दिया, उनको नोबेल प्राइज मिल गया इसके लिए। ओह। ठीक है, उन्होंने हाँ यही सर। अपने अब ये चीज, अब ये मत पूछना कि सर एग्जैक्टली h अपॉन 4 पाई कहाँ से आया। दिस इज अगेन बियॉन्ड आवर सिलेबस या बियॉन्ड आवर, ये हमको भी नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए तुमको प्रॉपर इनके थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या लेके चले थे, क्या क्या मान के चले थे, जो हमारे सिलेबस से बात पूछी थी। बट हमने तुमको एटलीस्ट ये बता दिया कि ये एरर और ये एरर क्यों आता है, ये समझ में सबको आ रहा है ना। एटलीस्ट ये तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, बट फिर भी हम तुमको बता पा रहे हैं ये चीज कहाँ से आया है। हाँ सर समझ गए। ठीक है, यस सर। ये चीज ध्यान रखना कम से कम कि ये दोनों एरर क्यों आता है, कहाँ से आता है, कैसे ऑब्जेक्ट है, कैसे वेलोसिटी है, इनसे निकाल के। लेकिन ये वाला वैल्यू तुम याद रखोगे कि हमेशा इससे ज्यादा ही होगा, इससे कभी कम हो नहीं सकता है। ओके, इसको पूरा नोट कर लो, सारे पॉइंट्स को, क्या क्या मतलब है क्या क्या नहीं है, क्योंकि स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
हो गया? हाँ सर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ, लिखो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं समझो, यहाँ पे पूरा हम बनाई दे रहे तुम्हारे लिए यार, छोटा ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हमने क्या बोला कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, यही आ रहा था हमारा, h अपॉन 4 से बड़ा रहेगा। ठीक है, अब तुमको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, हम क्या कर रहे हैं एक डेल्टा टी के टर्म से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी कर देना, कर सकते हैं ना ऐसा? क्या किए हम, डेल्टा टी से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्योंकि यही चीज़ था, बाकी ये चीज़ वही है, सेम चीज़ है। तो तुमको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसको बोलते हैं, सुना ये चीज़? फोर्स। फोर्स जो होता है, फोर्स इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये जो पूरा होगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट एफ, डेल्टा एफ बोल सकते हो, इनटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स। आवाज नहीं आ रही, चैट पे लिख दो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि दिस इज नथिंग बट दिस इज डेल्टा एफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज लाएंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई बोलो। वर्क। क्या सर? फोर्स वर्क। इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। और वर्क क्या है, वर्क। वर्क होता Energy. क्या है, इट्स वर्क अपॉन Energy. एनर्जी। एनर्जी। यहाँ से क्या रहेगा, इन दोनों को यूज एनर्जी। करेंगे, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, क्या रहेगा एच अपॉन 4। यही हमारा टर्म होता है कि जिस तरह से डेल्टा पी डेल्टा एक्स है, या फिर कह सकते हो जिस तरह से एम इंटू डेल्टा पी डेल्टा एक्स है, उसी तरह से हमारा एक इक्वेशन आता है एनर्जी के टर्म्स में। इसको भी नोट कर लो, बॉक्स में डाल दो। मतलब किसी भी पार्टिकल का एनर्जी और टाइम में कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा अनसर्टेनिटी, जो कि हमेशा ऐसा कौन होता है। सर टी टाइम है इसमें। टाइम, टाइम समय, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम को ही बोलते हैं फोर्स। किस तरह से तुम्हारा घट रहा है मोमेंटम, बढ़ रहा है मोमेंटम, एक्सेलरेशन से आता है, वो फोर्स होता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो कि किसी को पता नहीं होता, इनफैक्ट तुम लोग पढ़ते हो, जब तक स्कूल में पढ़ाया भी जाता तो ये बताया नहीं जाता, क्योंकि काम नहीं है, इतना ज़्यादा काम नहीं होता। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ थी, हाइजेनबर्ग ने सिर्फ यही नहीं दिया था, लेकिन हाइजेनबर्ग को सिर्फ इसी के लिए याद किया जाता है कि डेल्टा पी डेल्टा वी दिया, लेकिन इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि ये न्यूक्लियस है हमारे एटम का, और हमारे पास तुमको पता है इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहते, यही पढ़ा है ना अभी तक हमने? हाँ है सर। ना? बट हाँ सर, फिक्स ऑर्बिट में हाइजेनबर्ग घूमता वाज द रहता है। फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स्ड ऑर्बिट होता ही नहीं है, वो एक प्रोबेबिलिटी डायग्राम होता है। प्रोबेबिलिटी होता है कि यहाँ पे मिलने का चांस ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है या कम है, एक प्रोबेबिलिटी है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जहाँ प्रोबेबिलिटी मिलने का बहुत ज़्यादा रहता है, उसी को हम मान लेते हैं कि हाँ वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग ने दिया था, जिसको बाद में स्क्रूडिंजर ने ठीक किया था। इसको स्क्रूडिंजर इक्वेशन बोलेंगे, तो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना है, हाइजेनबर्ग रिप्लेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट ऑर्बिट्स, जो कि बोर ने बताया था। बोर ने क्या बताया कि फिक्स्ड ऑर्बिट है वगैरह वगैरह, बट ऐसा फिक्स्ड ऑर्बिट होता नहीं एक्चुअल में, ये ध्यान रखना, इट इज नॉट इन एक्चुअल। तो सर हाइजेनबर्ग में जो बताया सर, वो सही बताया उसने? अरे तो सही बताया तभी तो आगे मिला। पहले उनकी देखो, बोर को मिला नोबेल क्योंकि उन्होंने उस चीज़ों को समझा दिया, रदरफोर्ड तक गलत किया, उन्होंने उसको सुधार दिया। अब उन्होंने कुछ कुछ गलतियां की, तब उनको नोबेल मिल गया। अब उन्होंने कुछ गलतियां की जो बाकी लोग नहीं बता पाए, तो जब बाकी लोग बाद में बताया उसको गलत करके, तो फिर उनको नोबेल मिला कि हाँ भाई अब ये सही है। सर तो फिर जो इसको सर तो पहले बोल है वो उससे वापस ले लिया जाता है क्या? हाँ, तो
नहीं मिलता नहीं, लेकिन उनका कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा। कंट्रीब्यूशन था ना, जैसे कि एनर्जी का कंट्रीब्यूशन, रेडियस का कैलकुलेशन आज भी सही है। मतलब हाँ अगर सर। हम मान लेते हैं चलो ठीक है, कोई देखो समझो इसको रियलिटी समझो, कोई इतना मतलब कोई चाह के भी नहीं देख सकता कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, न्यूक्लियस कहाँ पे। दिस जस्ट अ कॉन्सेप्ट जो कि हम समझा रहे हैं, तुम समझ रहे हो। अगर तुम खुश हो तो मतलब मान लो, नहीं खुश हो तो मत मानो। तो इट्स लाइक कि मतलब तुमको समझना पड़ेगा, तुमको उनकी सर थ्योरी वो को उसका मानना सर पड़ेगा। थ्योरी मतलब सर गलत प्रूव हो गया था ना। हाँ तो सर वो थ्योरी जो गलत हो गया ना, थ्योरी। बहुत सारी हाँ गलतियां आ गई। क्या हो गई कि एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड था, फिर हाँ कुछ कुछ सर। चीजों को समझा नहीं पाए थे कि भाई इलेक्ट्रॉन को अगर हम वेव मान दे तो कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फिर तो सर फाइनाइट, हाइजेनबर्ग हाँ अनसर्टेनिटी। सर मतलब फाइनाइट सर उसमें। बोर का जो सर लिमिटेशंस था सर, वो लिमिटेशन सबको सर ये आइजनबर्ग सर मतलब एग्जैक्टली ओवरकम कर दिया। ओवरकम किए, हाँ तब जाके उनको फिर उनको अवार्ड दिया गया, उनको फिर बताया गया कि हाँ आपका ही इंपॉर्टेंस है। फिर स्क्रोडिंजर ने आके सबको बताया, फिर अभी जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज कॉल्ड मॉडर्न वेव मैकेनिकल थ्योरी। ठीक है, तो उसको स्क्रोडिंजर ने दिया था। तो वो अभी मान के ठीक है। चलो, हो सकता है कि आगे जाके कुछ और निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है। हाँ चेंज हो सकता है सर। हाँ, हो सकता है ना कि और कोई स्टिक थ्योरी दे, बहुत ही अच्छा थ्योरी दे, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज भी हम लोग सब कुछ बता पाते हैं। कुछ कुछ चीजें अभी भी है जो कि हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, एटम्स के लिए ही। सर अभी भी सर मतलब सब चीज सर थ्योरी पे ही डिपेंडेड है। सर सब थ्योरी इसी तो चेंज हो जाए। बोलते हैं ना। थ्योरी इज हाँ नथिंग बट जो तुम सोच रहे हो, जो तुम बता पा रहे हो, इसी को थ्योरी बोलते हैं। एक्चुअल नहीं है, लॉ नहीं है यहाँ पे कि बस ये हमेशा ही होगा, जिसका एप्लीकेशन तुम देख रहे हो गया। हाँ सर हो गया। Yes, sir. ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ये सब एग्जांपल्स है जो तुम कर लोगे बैठ के। अब तुमको ध्यान क्या रखना है, ये सब समझा दे रहे हैं। जब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो तुम लोगों ने किया होगा इनफैक्ट अपने आप, है ना। ये इनफैक्ट 2000 लोगों ने क्वेश्चन पहले भी किया था, जैसे एरर परसेंटेज एरर जो दे, एरर अगर तुमको दे रखा व्हाट इज द परसेंटेज एरर वगैरह वगैरह, तो कोई क्वेश्चन दे रखा परसेंटेज एरर। अगर मान लो हमको दे रखा है कि 10% एरर है वेलोसिटी में, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.1। डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 कितना है, 10। सर 10। 11/10। इसको ध्यान रखना। अगर कभी भी ऐसा लिखा हो कि देयर इज 10% एरर इन वेलोसिटी या इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब क्या, डेल्टा वी अपॉन वी करेक्ट कर जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे तुमको क्वेश्चन दिए रहेंगे कि एरर इन वेलोसिटी 10%, तो डेल्टा वी को तुम 10 रख लोगे, तो तुमसे पूछेगा फाइंड आउट एरर इन पोजीशन, तो डेल्टा एक्स निकाल लोगे अपने आप सॉल्व करके। मास पता ही होगा, ऐसे कौन पूरा पता ही होगा। सुनो तो एक क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एग्जांपल नंबर 11। मास किस में लेंगे, केजी में या ग्राम में, केजी। सर केजी में लेंगे केजी सर। में लिख लो, यहाँ पे नोट कर लो। इनफैक्ट मास शुड बी टेकन इन केजी। वेलोसिटी किस में लेंगे, मीटर पर सर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड है, वेरी गुड, नोट कर रहा हूँ। देखो यहाँ दे रखा है, इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, मतलब 2% एक्यूरेसी है, 2% सही है। ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, देखो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। सर 1.46 into 10 to the power minus 33 मीटर। एग्जैक्टली तुम निकाल दियो बैठ के। ऐसा क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी कर लिया था, पहले भी ग्रुप में डिस्कस कर चुके थे, है ना, तुम लोग को आता है ये सब। थ्योरी समझ में आज समझा दी कैसे कहाँ से क्या है। सर 1.46 into 10 to the power minus सही 33। है यार, देखो यहाँ पर बस ये ध्यान रखना, मास को केजी में लेना है और वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में लेना है। 2% का एरर है, तो तुमको पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा 45 मीटर पर सेकंड, तो 45 का 2 मीटर 2% कितना हो जाएगा, 0.8 पर सेकंड। दिस इज नथिंग बट डेल्टा वी। दे रखा 2%, एक्यूरेसी ऑफ 2%,
एक्यूरेसी अगर दे रखा है इसका मतलब कुछ और हो गया। एक्यूरेसी ऑफ 2% का मतलब कि हम 2% सही बता पा रहे हैं। तो अगर 45 मीटर पर सेकेंड मेरा एक्चुअल में है तो 2% कितना हो जाएगा? 45 2 इंटू 45/100 मतलब कितना आ गया? 0.9 मीटर पर सेकेंड मेरा क्या है? एरर हो सकता है, डेटा भी अनसर्टेनिटी हो गया। सर स्क्रीन लग रहा है सर फ्रीज हो गया है। यही वाला होगा। फ्रीज हो गया क्या? नहीं देखो फिर से। हाँ सर कुछ दिख आप जो भी लिखे कुछ दिखा नहीं। सर एकदम नहीं दिख रहा कांस्टेंट है। हो गया। हाँ वेट वेट अब दिख रहा है कुछ? सर दिख रहा है दिख सर। रहा है कि नहीं सर। नहीं सर कुछ नहीं है। सर नो कुछ सर। आप नो स्क्रीन बस कुछ दिख दिख रहा रहा है, है, जो दिख रहा है नहीं आ रहा है कुछ। बस व्हाइट कलर का स्क्रीन आप मॉड्यूल दिख रहा है जो आप स्क्रीन दिख रहा है शेयर लेकिन करते हैं। मतलब सर फेस में कोई मूवमेंट। दिख रहा है। हो सकता है नेट का स्पीड खत्म हो गया और देखने तो फिर से। हाँ सर शायद सर डेटा पैक खत्म हो जाएगा। हाँ यार देखो यार अब दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं नो सर। सर। नहीं सर नहीं दिख रहा। चलो कोई बात नहीं आज। थैंक यू सर। सर डिस्कनेक्ट हो गए। मारुक ओवर कर दो क्लास। ठीक